मेगा जी के 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 लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस। टॉपिक की बात क्या है? सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पिटीशन गई हुई है और पिटीशन में बातचीत हो रही है कि अगर जो लोग सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं वो लोगों पे अगर कभी भी ऐसा होता है, कोई केस हो जाता है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए लाइफ टाइम बैन हो जाता है। तो फिर ये सेम चीज पॉलिटिशियंस के साथ क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी इंसान ने ऐसा कोई क्राइम किया जिसकी सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, और वो उसके लिए कन्विक्ट हो गया। ध्यान समझना, कन्विक्ट हुआ है, अंडर ट्रायल नहीं है। वो उसके लिए कन्विक्ट हो गया, मतलब होता है कि उसको सजा मिल चुकी है। अगर उसको उसकी सजा मिल चुकी है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, तो उसके बाद वो इंसान कन्विक्शन की तारीख से नहीं, कन्विक्शन खत्म होने के बाद से 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन है। कि अगर कोई किसी हीनियस क्राइम में कन्विक्ट होता है, हीनियस क्राइम मतलब रेप, अनटचेबिलिटी, अनलॉफुल एसोसिएशन विद यूएपीए, करप्शन, और भी इसमें चीजें आती हैं, तो क्या होगा? फॉर विच अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंटेंस ऑफ ड्यूरेशन। मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 2 साल की सजा होनी है, उसके अंदर 6 महीने की होनी है, 3 महीने की होनी है, 1 महीने की होनी है, या 10 साल की होनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंटेंस ऑफ ड्यूरेशन आपको डिस्क्वालिफिकेशन होगा। हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बहुत शानदार टॉपिक पे वीडियो है कि भैया अगर कोई भी इंसान कन्विक्टेड है किसी क्राइम के लिए, तो उसको पॉलिटिकल फील्ड में लाइफ टाइम बैन मिलना चाहिए या फिर सर्टेन टाइम के लिए बैन मिलना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम 4-5 चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि क्या क्या केस लॉज हैं इससे जुड़े हुए आज के टाइम पे, क्या क्या केस लॉज हैं इससे जुड़े हुए पुराने। दूसरा, हम ये समझने वाले हैं कि वर्ल्ड के और कंट्रीज में क्या क्या प्रेसिडेंट सेट है इसके लिए। तीसरा, हम ये समझने वाले हैं कि प्रेजेंट केस से जुड़े हुए फैक्ट्स क्या हैं और वो किस तरीके से इस पे इम्प्लाई होंगे। और चौथा और बहुत शानदार, ये सारे फैक्ट के पूरे पूरे जब हम ये पूरे फैक्ट समझ लेंगे, तो पूरे फैक्ट समझने के बाद बच्चों फिर हम ये समझने वाले हैं कि पुराने पुराने जो हमारे यहाँ, पुराने मतलब इंडिया के और वर्ल्ड के जो जो पॉलिटिकल थिंकर्स पैदा हुए थे, उन लोगों की क्या सोच थी इससे जुड़ी हुई, और उन लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए था आज के टाइम पे। क्योंकि जब आप किसी और बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जहां आपको आंसर राइटिंग करनी होती है बच्चों, तो वहां पे आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं और तब आपको उनका थॉट और उनकी फिलॉसफी पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से इस टॉपिक को शुरू से एंड तक देखिएगा। जो बच्चों को वन लाइनर या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी करनी है उनके लिए बिगनिंग वाला, और जिनको बड़े एग्जाम्स की तैयारी करनी है उनके लिए टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो समझना शुरू करते हैं कहानी। तो टॉपिक है गुरु, लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस। टॉपिक की बात क्या है? सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पिटीशन गई हुई है और पिटीशन में बातचीत हो रही है कि अगर जो लोग सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं वो लोगों पे अगर कभी भी ऐसा होता है, कोई केस हो जाता है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए लाइफ टाइम बैन हो जाता है। तो फिर ये सेम चीज पॉलिटिशियंस के साथ क्यों नहीं होनी चाहिए? और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई हुई है। छोटी सी बात, बाकी बात इसमें आगे समझेंगे। दूसरी बात इसके अंदर आती है दैट द पिटीशन आर्ग्यू, जो मैंने बोला, इफ अ कन्विक्टेड पर्सन इज इनएलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब दे शुड आल्सो बी परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग द लॉ मेकर। यहां तक की बात समझ में आई? अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या लीगल प्रोविजन है जो डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए इंडिया के अंदर हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा, जब कभी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको उस टॉपिक की कितनी समझ है, आपको उस टॉपिक के बारे में कितना ओपिनियन है, आपको उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पता है, केवल इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको उसमें क्या क्या बातें याद भी हैं। आप मेरे पॉइंट समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमारे यहाँ ओपन बुक एग्जाम नहीं होता, तो जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव आएंगे या जब आपको आंसर भी लिखना होगा, तो याद वाली चीजें भी लिखनी होंगी। इसलिए जहां जहां मैं नोट्स में हैशटैग बना दूं, समझ लेना वो याद करना होता है। तो चलो सबसे पहली बात समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है दैट द सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेज दैट अ पर्सन will be disqualified if he or she is convicted for a criminal offense with a sentence of 2 year or more from contesting elections for 6 year। मतलब क्या हुआ? छोटी सी बात हुई, किसी इंसान ने ऐसा कोई क्राइम किया जिसकी सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, और वो उसके लिए कन्विक्ट हो गया। ध्यान समझना, कन्विक्ट हुआ है, अंडर ट्रायल नहीं है। वो उसके लिए कन्विक्ट हो गया, मतलब होता है कि उसको सजा मिल चुकी है। अगर उसको उसकी सजा मिल चुकी है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, तो उसके बाद वो इंसान कन्विक्शन की तारीख से नहीं, कन्विक्शन खत्म होने के बाद से 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन है।
मतलब आज 2025 चल रही है, आज कोई एक्स पॉलिटिशियन कन्विक्ट होता है, 27 तक उसको सजा होती है, 27 में और 6 प्लस करो तो 2033 तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये क्वेश्चन उतर के आ जाता है। तो पहली बात। दूसरी बात, सेक्शन 8 का पार्ट 1 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेज कि अगर कोई किसी हीनियस क्राइम में कन्विक्ट होता है, हीनियस क्राइम मतलब रेप, अनटचेबिलिटी, अनलॉफुल एसोसिएशन विद यूएपीए, करप्शन, और भी इसमें चीजें आती हैं, तो क्या होगा, फॉर विच अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंटेंस ऑफ ड्यूरेशन। मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 2 साल की सजा होनी है उसके अंदर, 6 महीने की होनी है, 3 महीने की होनी है, 1 महीने की होनी है, या 10 साल की होनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंटेंस ऑफ ड्यूरेशन आपको डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ये भी 6 साल के लिए होगा। यहां तक की बात समझ में आई? बहुत शानदार। अब इसमें आगे समझते हैं हम लोग और क्या काम की बात है। 3 प्रोविजन और आते हैं इसके अंदर। एक प्रोविजन आता है सेक्शन 8 फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अगेन, प्रीवियसली अलाउड सिटिंग एमपी एंड एमएलएस to retain their seat even after conviction if they filed an appeal. This provision was struck down in Supreme Court in the Lily Thomas case. बहुत काम की बात होती है। मतलब क्या है, समझने वाली बात है कि भैया पहले देखो, सरकार तो वही करेगी ना जो सारे एमपी सरकार के अंदर हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो मिलके अपनी सभा बना रहे हैं वो खुद को तो बचाएंगे ना। तो उन लोगों ने एक लॉ पास किया कि भैया अगर किसी एक्स एमपी के खिलाफ या एमपी या एमएलए के खिलाफ कोई केस हो जाता है और वो उसमें कन्विक्ट भी हो जाता है, और अगर वो उस टाइम एमपी एमएलए है, तो उसने अगर मानो कि उसका ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उसको क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको सजा हुई, और अगर उसने हाई कोर्ट में अपील की हुई है तो उसकी सदस्यता, उसकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस के अंदर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुरु ऐसा है, अगर तुम कन्विक्ट हो गए हो किसी भी कोर्ट में तो जहां बैठे हो वहां से घर आ लो अपने, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि तुम कह रहे हो कि सर अपील करूंगा यहाँ पे, यहाँ भी नहीं हो पाया तो सर फिर सुप्रीम कोर्ट अपील करूंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील डालूंगा, ऐसे करके मेरे 5 क्या 10 साल निकल जाएंगे, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, और कोई टेंशन ही नहीं है। ये नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट के अंदर ये बहुत बढ़िया चीज क्लियर हुई। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों, सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के कहता है, वो बोलता है दैट जनरल इलेक्शन कमीशन जो मतलब सॉरी ग्रैंड्स जनरल नहीं ग्रैंड इलेक्शन कमीशन पावर टू रिमूव और रिड्यूस द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ अ कन्विक्टेड पर्सन। ये अभी हुआ सिक्किम में, अभी हम नोट्स में नीचे देखेंगे, जब सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का सेंटेंस कम करके और कुछ महीनों का कर दिया गया था, और उसके बाद फिर वो दोबारा से सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। उस केस में बहुत ज्यादा लोगों ने अपील भी करी थी वाली बात कि ये कैसे कर सकते हो, आपने आर्बिट्रेरीली किया है, इसके पीछे आपने कोई भी रीजन नहीं दिया है। बट अभी तो ये कानून है इलेक्शन कमीशन के पास, और वो क्या कानून है कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो किसी इंसान का क्या कर सकता है, रिमूव और रिड्यूस द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। मतलब सेंटेंस कम नहीं करेगा। 2025 में कोई बंद हुआ, 2027 में छूटा, 2033 तक चुनाव लड़ने थे, तो इलेक्शन कमीशन कह देगा अरे 27 में छूटे हो तो 28 में चुनाव लड़ लो। बात समझ में आ गई? क्या बोलेगा, 27 में छूटे हो तो 28 में चुनाव लड़ लो। ये नहीं कर सकता कि वो सेंटेंस कम करे, क्योंकि वो कोर्ट की पावर है। वो सेंटेंस के बाद का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को कम या ज्यादा कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सेक्शन 62(5) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रिवेंट्स प्रिजनर फ्रॉम वोटिंग, बट पार्लियामेंट अमेंडेड द लॉ इन 2013 एंड अलाउ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब ये बहुत काम की बात है, इसमें ग्लिच है। ग्लिच क्या है, इस बात को यहां से मत समझो, इस बात को यहां से लेके चलो और इसको समझो साथ के साथ बेसिकली इस पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? जिसके अंदर ये रहा है ना, नहीं नहीं नहीं, ये रहा कंटेस्ट, हाँ ये रहा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस जन चौकीदार केस। ये 2013 में केस हुआ था, जिस केस के अंदर जन चौकीदार जो वो था आंदोलन, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट में अपील करी थी कि साहब जो इंसान अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अंडर ट्रायल मतलब जो इसके ऊपर अभी केस चल रहा है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, उसको चुनाव नहीं लड़ने देने चाहिए। आगे के लिए इनएलिजिबल होना हो उसको चुनाव नहीं लड़ने देने चाहिए, ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे यहाँ पे हाँ भी कर दी, यस बोल दिया कि सही बात है, अगर कोई अंडर ट्रायल है तो चुनाव नहीं लड़ेगा, अच्छी बात है। बट क्योंकि ये चीज यहाँ पे आ गई थी तो इसको काटने के लिए, क्योंकि ये चीज यहां पर आ गई थी इसलिए इसको काटने के लिए सेक्शन 62 के 5 के अंदर फिर 2013 के अंदर पार्लियामेंट ने लॉ को चेंज करा, और लॉ को चेंज करके बोला कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो चुनाव लड़ सकता है। आप समझे ना? तो ये हुआ अंडर ट्रायल प्रिजनर चुनाव लड़ने वाला। अब सवाल आता है कि अगर कोई अंडर ट्रायल बंदा है या अगर कोई सजा वाला बंदा है और वो जेल के अंदर है तो क्या वोट डाल सकता है? नहीं डाल सकता है। अब जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मेरा बच्चा मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो कहता है सर चुनाव लड़ना इतनी बड़ी बात है सर, अगर कोई चुनाव लड़ सकता है सर तो वोट डालना तो बहुत छोटी बात है सर, कोई वोट क्यों नहीं डाल सकता? तो मैं उसको एक बहुत प्यारी बात समझाता हूँ। मैं उसको कहता हूँ बेटा चुनाव कितने लोग लड़ रहे हैं? वो कहता है सर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10-15।
और मैंने कि वोट कितने डालेंगे, वो कहता सारे। मैंने कि अब अगर वोट डालने की हाँ कर दी गई, वो लोग जो जेल के अंदर है, तो सारे जेल खाली करने पड़ेंगे ना। सारे जेल खाली करके सारी जनता को वोट डालने लेके जाओ, फिर वोट डाल के उनको वापस बंद करो। तुम पॉइंट समझ रहे हो क्या होगा? तो ये प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब लोग कहते हैं कि सर ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर जेल से वोटिंग करवा दी जाए, वो जेल से वोट कर सके, या फिर वो जेल से वोट ना करते हुए बेसिकली और किसी तरीके से वोट कर पाए, तो वो हो सकता है पोस्टल वोट कर दें। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसके लिए पॉइंट होता है कि फिर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल थिंकर्स का एक पॉइंट होता है दैट दोज पीपल हु हैव कमिटेड अ वेरी हीनियस क्राइम or those people who has committed a very serious crime should not be the part of the political system of a civilized society। उनको सजा के तौर पे अंदर रखा गया, तो वो अंदर इसीलिए है सो दैट उनको सुधरने का मौका मिले। आप समझे मेरी बात? तो इन पॉइंट्स की वजह से जो लोग जेल के अंदर सजा काट रहे हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं इसके बाद में बेटा, सुप्रीम कोर्ट प्रीवियस जजमेंट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की हम लोग अगर बात करें, तो बेसिकली इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 केस आते हैं। सबसे पहला आता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002। अब ये बहुत काम का केस था, एडीआर केस कहते हैं इसको 2002 के अंदर। देखो बेटा, हमारी वीडियोस के अंदर हमको ये मसालेदार बात और छौंक लगाना और वो सब ज्यादा नहीं आता है। उससे पहले हम काम की बातें करेंगे, जो जो चीज उसके अंदर जरूरी है वो तुमको जरूर सिखाएंगे, पर बाकी बात हम तुमसे काम की करेंगे, ठीक है ना? तो बेसिकली इसके अंदर क्या है सॉरी, हाँ, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002। अब ये केस क्या है बेसिकली, इस केस सेज दैट मैंडेटेड डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स बिफोर इलेक्शन। अब ये बहुत जरूरी है, और इसी केस के बाद ये कहानी सामने आई है जो हम देखेंगे कि आज के टाइम पे जब हम पता लगा पाते हैं कि आज की लोकसभा में कितने एमपी हैं, कितने एमपी के ऊपर क्रिमिनल केस है, कितने एमपी के ऊपर सिविल वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, ये इसी से पता पड़ पाता है, क्योंकि एडीआर केस के अंदर बोला गया था कि आपको अपने क्रिमिनल चार्जेस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, बिना डिस्क्लोज करे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, मैंडेटरी कर दिया था। उसके बाद दूसरा हमने देख लिया चीफ इलेक्शन कमीशन वर्सेस जन चौकीदार केस। तीसरा आता है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस। और इस केस के अंदर क्या हुआ, लिली थॉमस के केस में हमने ऊपर अभी पढ़ा, उन्होंने बोला कि सिटिंग एमपी और एमएलए अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो तुरंत अपनी पोस्ट से उतर के नीचे आएंगे, उनको तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि अपील करते करते तो उम्र निकल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जो कहता है कि ऑर्डर्ड पॉलिटिकल पार्टी टू पब्लिसाइज कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड जस्टिफाई देयर सिलेक्शन। मतलब कि भैया अगर ये, पर ये माना नहीं गया अब तक, जो बिल्कुल क्लियर है कि बेसिकली कि जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिक को बताया जाए। एक ऊपर वाला पॉइंट था इलेक्शन कमीशन को बताया जाए, और दूसरा था पब्लिक को बताया जाए। अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या होता है बेटा, यहाँ पे बहुत काम की बात समझाऊंगा। इन दोनों चीजों में ये फर्क होता है बेटा कि जिस इंसान को भूख नहीं है ना, उसके सामने थाली भी रख दोगे ना तो खाना नहीं खाएगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे इसका क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान में आज भी पॉलिटिक्स में करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, खराब पॉलिटिक्स, ये वाला डेटा जो मैंने पढ़ा, इसको पढ़ते पढ़ते देखा, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है दैट बेसिकली विनिंग चांसेस ऑफ अ कैंडिडेट विद क्रिमिनल केसेस 15.4% होते हैं, और नॉर्मल कोई क्लीन कैंडिडेट है तो केवल 4% जीतने के चांस होते हैं। क्रिमिनल केस हो चुका है, कन्विक्ट नहीं हुआ है, बड़ी सिल्वर लाइन है, मतलब तुम्हारे खिलाफ मर्डर और डकैती का केस चल रहा होगा तो तुम्हारे जीतने के चांस ज्यादा है। अगर पकड़े गए तो बैन हो, पर केस चल रहा होगा तो जीतने के चांस ज्यादा है। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा होगा तो जीतने के चांस कम है। अब समझना इसके पीछे की गहरी बात क्या है। इसके पीछे की गहरी बात ये है बेटा कि हमारे देश के अंदर ये जो केस दिख रहे हैं ना तुमको, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 की जगह 50 होने चाहिए थे। ये इधर उधर की बातों पे, इधर उधर की दुनिया पे ये जो पीआईएल डाली जाती है ना कोर्ट के अंदर, वो पीआईएल के अलावा काम की पीआईएल जिस दिन डाल दी जाएंगी कोर्ट के अंदर, उस दिन पॉलिटिकल सिस्टम सुधरेगा। मैं कह रहा था ना भूख और खाने वाली बात, तो समझो मेरी बात ध्यान से। जिस दिन जनता को इस बात की भूख लगे आएगी, जिस दिन जनता को ये बात समझ में आ जाएगी कि राजनीतिक जागरूकता उनका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है, उनको यह समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक जागरूकता का मतलब यह नहीं होता है कि वो राजनीति में संलिप्त हो चुके हैं। राजनीतिक जागरूकता का मतलब यह होता है कि वो अपने देश के विकास के लिए आगे हैं। उस दिन देश का भला होगा, जिस दिन हम सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे एमपी एमएलए के बारे में जानना हमारा मूल अधिकार नहीं कर्तव्य भी है। उस दिन देश का भला होगा, और वो तब होगा जब धीरे 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 कैसे होगा, जैसे धीरे धीरे हर परिवार, हर समाज, हर स्कूल, हर सोसाइटी में
आने वाली पीढ़ी को ये चीज सिखाई जाएगी। हमारे जैसे शिक्षक खड़े होकर क्लास में बात करेंगे कि बेटा कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी बुरी नहीं होती, कोई नेता अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छी बुरी तो जनता होती है जो किसी भी नेता को अच्छा बुरा बना देती है। आप समझे मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर समझने के लिए। तो ये केसेस हम लोग समझ गए, इसके बाद आगे चलते हैं। दैट इज करंट पिटिशंस ऑफ लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियन। पिटिशन का नाम याद होना चाहिए, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय सर ने ये पिटिशन डाली है। मेरे मुंह से अपने आप सर निकल गया, मैं कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर। और पिटिशन है कि इफ अ कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट गेट अ जूनियर लेवल गवर्नमेंट जॉब, व्हाई शुड दे बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन आफ्टर सर्विंग अ मेयर 6 ईयर बैन। काउंटर गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट है कि दे आर नॉट बाय सर्विसिंग द कंडीशन लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, द करंट 6 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड इज सफिशिएंट। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट डायरेक्टिव में बोला है, सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन रिस्पांस अगेन ऑन दिस इशू। अभी देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। मेरे पास एक बहुत अच्छी ओपिनियन इसमें नीचे भी आएगी, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले इसके अंदर और समझ लेते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया। 543 टोटल एमपी है लोकसभा में, और वो 543 एमपी में से 46% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस है, और 171 दैट इज 31% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस है। और सबसे प्यारी बात तो ये मैंने देखी कि अगर तुम क्रिमिनल या तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है तो तुम्हारे जीतने के चांस 15.4% है, और अगर तुम बिल्कुल सीधे सच्चे आदमी हो तो तुम्हारे जीतने के चांस बाबू केवल 4.4% है। बट हाँ, क्रिमिनल केस चलना चाहिए, कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। दोनों बातों में फर्क है। आगे चलते हैं। इसके बाद लॉ कमीशन ने क्या कभी बोला है इससे लिए कुछ कोई सजेशन दिया है? हाँ बिल्कुल दिया है। 1999, 2014 और बहुत टाइम पे क्या क्या दिया? इलेक्शन कमीशन ने भी दिया है कि बैन ऑन कैंडिडेट्स ऑन इलेक्टिंग कंटेस्टिंग इलेक्शन इफ द चार्जेस आर फ्रेम्ड इन सीरियस केसेस, पनिशमेंट 5 साल से बड़ा है तो हमेशा के लिए रोका जाए। लॉ कमीशन ने बोला प्रपोज फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियन टू अवॉइड मिसयूज। ये भी बोला, क्या क्या अप्लाई हुआ इसमें से छोड़ देते हैं। आगे बार कन्विक्टिंग पॉलिटिशियन फॉर लाइफ एंड स्ट्रेंथन डिस्क्वालिफिकेशन रूल अभी भी फॉलो नहीं हुआ है। ये सब रिकमेंडेशंस थी। आगे चलते हैं। रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियंस की बात करें तो हमने देखा दैट इज प्रेम सिंह तमांग। 2019 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उनका 6 साल का जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड था उसको कम करके 13 महीने का कर दिया, और उसके ऊपर लोगों ने कहा भी कि ये आर्बिट्ररी या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा आता है ग्लोबल कंपैरिजन की। अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबली बेसिकली 5 कंट्रीज की बात कर लेते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, पाकिस्तान। यूएस के अंदर सीधी बात है लाइफ टाइम बैन है अगर आप ट्रीजन, ब्राइबरी है ना, या फिर मेजर फेल्कोनीज के अंदर पकड़े जाते हैं तो, और सॉरी कन्विक्ट होते हैं तो। यूके के अंदर बैन फॉर 5 साल अगर आपका 12 महीने से ज्यादा का सेंटेंस है। कनाडा के अंदर बैन फॉर 5 साल इफ यू आर कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम पनिशेबल फॉर 2+ ईयर। हमने तकरीबन यहीं से लिया है अपना। सिंगापुर के अंदर बैन फॉर लाइफ इफ कन्विक्टेड फॉर करप्शन रिलेटेड ऑफेंस, एंड पाकिस्तान के अंदर लाइफ टाइम बैन ऑन पॉलिटिशियन कन्विक्टेड करप्शन एंड मॉरल है ना ट्रूपिट्यूड। तो इन चीजों पे कन्विक्शन उनको परमानेंट बंद है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अब दोस्तों ये जो यहां तक मैंने पढ़ाया ये था वन लाइनर या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल सीधा। आप में से जो जो लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं यहां तक के बाद आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और जो लोग इसके आगे समझना चाहते हैं वो अब ये समझें कि इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के और इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिटिकल थिंकर्स के क्या क्या थॉट्स थे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की बात करते हैं। अगर हम बाबा साहब की बात करें दोस्त, तो बाबा साहब का बहुत क्लियर कहना था, और क्या कहना था, दैट अंबेडकर एम्फेसाइज्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डेमोक्रेटिक principles. He believed that criminal elements should not influence governance. बिल्कुल सही बात. So he was against political corruption. He was against if politician criminal background enter the parliament and democracy will be at stake. उन्होंने कही थी ये बात. And then उसके बाद में उन्होंने कहा था कि merit based representation होना चाहिए. जो लोग serious crime offense में हैं उनका स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। समझ में आ गई ये बात। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं गांधी जी। गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स और एथिक्स बिल्कुल इंटरलिंक्ड थे यार। उनके लिए तो ये पॉइंट था कि अगर तुम इथिकली सही हो नहीं तो तुम राजनीति में हो कैसे सकते हो गुरु। तो अगर कोई क्राइम का सीन होगा तो उनका साफ पॉइंट था कि भैया लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। ऑल्दो उन्होंने क्लियरली इस बारे में कुछ नहीं कही, बट उनकी फिलोसफीज बताती हैं कि अगर वो कहते तो लाइफ टाइम बैन ही कहते। इसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का पॉइंट थोड़ा सा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू था, थोड़ा सा मैकियावेली टाइप पॉइंट ऑफ व्यू था, और वो क्या था कि उन्होंने कहा कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस होनी चाहिए, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते थे कि भाई अगर किसी को लाइफ टाइम बैन तो मत दो, उसको सुधरने का चांस दो, जो कि आज के टाइम पे देखा जा रहा है। एंड देन उसके बाद आते हैं हमारे सरदार पटेल, और सरदार पटेल का अगेन पॉइंट था दैट वुड हैव सपोर्टेड अ लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन फॉर सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन, क्योंकि उनका सीधा पॉइंट था कि भैया ये सब व्हाट वी कैन से
करप्शन और ये क्रिमिनल केसेस पॉलिटिशियंस के खिलाफ होंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा। तो हम देखें तो 4 में से 3 बड़े पॉलिटिशियंस का पॉइंट था कि भैया अगर कोई सीरियस क्रिमिनल चार्ज में है, क्या बोला मैं, सीरियस या फिर हीनियस क्रिमिनल चार्ज में है तो लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। अब ये बात आगे बहुत अच्छे समझेंगे हम, इसमें एक और बात समझाऊंगा इसीलिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी बात करें तो उनका भी पॉइंट यही था कि प्रसाद might have supported lifetime ban for the most serious crime but have advocated for mechanism to review lesser offense over the time। तो अगेन वही बात आती है कि अगर कोई मर्डर, रेप या करप्शन या बाकी किसी ऐसे चार्ज में पकड़ा जाता है तो लाइफ टाइम बैन होना चाहिए और क्राइम्स के लिए लिमिटेड बैन होना चाहिए। अब अगर हम लोग फॉरेन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो, ग्रीक फिलोसोफर। हम सब जानते हैं प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की बात की थी, और अगर कोई इंसान फिलोसोफर किंग की बात कर रहा है तो वो करप्ट और क्रिमिनल माइंडेड लोगों को कभी पॉलिटिक्स में आने का मौका या फिर पॉलिटिक्स में आने की परमिशन देंगे ही नहीं। तो बिल्कुल क्लियर, वुड लाइकली सपोर्टेड लाइफ टाइम बैन। उसके बाद एरिस्टोटल, क्योंकि भैया गुरुजी ने मना कर दिया अगर तो शिष्य भी साफ मना करेंगे। ही ऑल्सो अपहोल्डेड द हाईएस्ट मॉरल्स फॉर द लीडर्स, तो साफ मना। अब आते हैं वो फिलोसोफर जो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा माने जाते हैं, लोग बोले ना बोले कि वो माने जा रहे नहीं माने जा रहे, पर माने जाते हैं, एंड दैट इज निकोलो मैकियावेली। हम सब जानते हैं राजा कैसा होना चाहिए, राजा प्रेजेंट वर्ल्ड में कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या कनिंगनेस होनी चाहिए, क्या उसके अंदर छुपाने वाली बातें होनी चाहिए, वो सब मैकियावेली लिख के गए हैं। और उसके अंदर मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेलीज रियल पॉलिटिक अप्रोच focused on effectiveness rather than ethics, and that is why he might have opposed a permanent ban, arguing that a strong effective leader even with a criminal past can still serve the state। अब यहां से हम जब आगे समझेंगे ना बेटा एक ओपिनियन जो मुझे समझ में आया पूरा पढ़ के, तो हमें समझ में आएगा कि दोनों चीजों का मिक्सचर कैसे होना चाहिए। Then John Locke again said that John would have supported disqualification of for offense that violate the social contract, corruption, murder and treason। बिल्कुल सही बात है। एंड जीन जैक रूसो, जिनकी हम बात जानते हैं, जिनने जनरल विल की बात करी थी और प्योरिटी इन गवर्नेंस की बात करी थी, वो भी साफ मना ही करेंगे कि भाई कोई भी इंसान जो पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ता है, किसको तोड़ता है, पब्लिक ट्रस्ट को, क्योंकि रूसो के हिसाब से सबसे बड़ा क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि रूसो ने साफ कहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो इंसान फिर से जानवर, जैसा हॉब्स ने कहा था वैसे रूसो ने कहा था कि फिर ट्रस्ट खत्म हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद रूसो हो गए। एंड देन थॉमस जेफरसन, दैट इज अमेरिका के फाउंडिंग फादर, वुड हैव सपोर्टेड अ टेम्पररी बैन नॉट लाइफ टाइम। अगेन क्यों, क्योंकि बेसिकली उन्होंने कहा था कि स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए बट दोबारा से सीरियस क्राइम के लिए। तो ये हुई पूरी कहानी। अब इसके अंदर थोड़ी सी बात मुझे और समझ में आई बच्चों, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी हो या आपको कोई ओपिनियन चाहिए हो कभी अपनी, तो ये एक ओपिनियन है जो हम समझ सकते हैं कि अभी जो पिटीशन डली हुई है ना, कि अगर किसी इंसान ने क्राइम किया है तो उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो उसको पॉलिटिशियन कैसे बनाया जाए, इसमें एक इसमें पॉइंट है। और एक पॉइंट क्या है कि जब कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो अपनी जीविका, अपनी जिंदगी, खुद की लाइफ अच्छी करने के लिए नौकरी मांग रहा होता है, ना कि किसी को सर्व करने के लिए। बट जब हम पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, जब हम एमपी एमएलए बनते हैं, तो हमारे सिस्टम में माना जाता है कि वो इंसान एक पब्लिक पोजीशन पे जा रहा है और वहां जाके लोगों को सर्व करने की बात हो रही है। आप समझिएगा। अब ये बात बिल्कुल सही है कि कोई इंसान अगर मॉरली, इथिकली करप्ट है क्योंकि उसने सीरियस क्राइम कन्विक्ट किया है तो उसको बैन करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। बट हम राहुल गांधी का केस देखते हैं जो उनपे अभी गुजरात हाई कोर्ट में हुआ था, जिसके अंदर वो बैन हो गए थे। तो अब आप किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियन के हो दोस्त, आपको ये तो समझना जरूरी होगा कि किसी भी देश के अंदर अपोजिशन उतनी ही ज्यादा और उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी रूलिंग पार्टी होती है, बिकॉज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो हर कोई तानाशाह बन सकता है। तो हर देश में अपोजिशन जरूरी होती है, और अपोजिशन के होने का मतलब होता है कि वो लोग जो कि वो बुद्धि, वो ताकत और उसके साथ साथ वो हिम्मत रखते हैं कि बड़े किसी सर्विंग लीडर के खिलाफ बोल सकें। अब वो कोई सर्विंग लीडर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस पावर में थी, तब बीजेपी ने बहुत अच्छा अपोजिशन अपनाया था। जब कांग्रेस है तो बीजेपी है तो कांग्रेस को अपोजिशन बनना चाहिए। ये देश के भले की बात हो रही है, वरना जिन देशों में अपोजिशन नहीं है उन देशों के हालात आप देख रहे हैं आज। तो अपोजिशन जरूरी है। तो अगर कोई पॉलिटिकल लीडर किसी छोटे केस की वजह से जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि वो रादर देन गलत होगा, क्योंकि वो उन लोगों को सर्व नहीं कर पाएगा जिनको उन्हें सर्व करना चाहिए था। वो पर्सनैलिटी लेके जो वो लड़ाई कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन है कि गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिक्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ए। और दूसरा,
वो लोग जो सीरियस क्राइम कन्विक्टेड नहीं है, हीनियस क्राइम कन्विक्टेड नहीं है, वो लोग जो कोई पिटी क्राइम कन्विक्टेड है और उसकी उनको सजा मिली है, तो उन पे लिमिटेड बैन होना चाहिए। उस बैन के बाद में फिर उनको दोबारा से चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। अपना ध्यान रखें। ऐसी और वीडियोस के लिए हम लोगों को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आपकी जो भी बात हो इसके अंदर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों, तो दैट हम समझ पाए आप क्या सोच रहे हैं। नमस्कार। जय हिंद।